अस्सलाम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त अगर हम देखें तो मुस्लिम लीग नून काफ़ी तनकीद की जद में नज़र आ रही है, लेकिन अगर सियासी तौर पर देखें तो मुस्लिम लीग नून काफ़ी मुतहरिक भी नज़र आ रही है। मियाँ साहब ने बलूचिस्तान का दौरा किया और बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने उनकी हिमायत भी की और साथ चलने का इशारा भी दिया, और साथ ही साथ जो अहम शख्सियात हैं उन्होंने भी मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया है। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो बिलावल भुट्टो जो हैं वो ये वादे तौर पर कह रहे हैं कि पुराने चेहरे नहीं बल्कि नौजवान यानी उन्हें मौका दिया जाए तो वो मायूस नहीं करेंगे, और वो ये भी वादे तौर पर कर रहे हैं कि इस दफ़ा अगर इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन हुई तो अवाम कबूल नहीं करेंगे। इसी के साथ साथ बाद सियासी जमातें जिनकी हिकमत अमली हमारे सामने है, उन्होंने मुस्लिम लीग नून के साथ, किसी ने पीपल्स पार्टी के साथ चलने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन अभी भी बाद जमातें ऐसी हैं जिन्होंने अपने पत्ते संभाल कर रखे हैं और कोई किसी हिकमत अमली का ऐलान नहीं किया। अगर हम बात करें बलूचिस्तान की ही अहम शख्सियत सरदार अख्तर मेंगल की, तो वो इस वक्त खामोश नजर आ रहे हैं, और हाल ही में उन्होंने हमारे ही प्रोग्राम में एक बयान दिया था। वादे तौर पर उन्होंने कहा था कि पार्टी मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ से मायूस हैं और वो उनकी तरफ जाने से पहले 100 मरतबा सोचेंगे। लेकिन साथ ही साथ जो नून लीग के ऊपर एक तनकीद हो रही है कि शायद उनको मुक्तदर हल्के जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो उस हवाले से भी अख्तर मेंगल ने बड़ा वाज़ेह कहा था कि वो उनको सपोर्ट जो है वो उस वक्त भी हासिल थी, या वो उनके इशारों पर चलते हैं, या उनका ज़्यादा झुकाव जो है वो उनकी तरफ होता है। अख्तर मेंगल ने क्या कहा था, पहले वो सुन लेते हैं कि कब इनसे हमारी जान छूटे। तो उन्होंने आपको भी, आप समझते हैं कि इस्तेमाल ही किया? सब यहाँ पर हर कोई आता है जी, हर किसी को इस्तेमाल करके जाता है। इन बड़ी जमातों ने जो है ना, चाहे PMLN हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे कोई और बड़ी जमात है, PTI हो, उन्होंने हमें तो मायूस किया हुआ है। हम अब उनकी तरफ जाने से जो है ना, एक बार नहीं 100 बार सोच कर फिर हम कोई फैसला कर पाएंगे। बोलो, मैंने जब मियाँ साहब से जब पहली मेरी बातचीत हुई थी, जब ये हुकूमतें बन रही थी मियाँ शहबाज शरीफ से, हम आपके साथ इत्तेहादी बनना चाहते हैं, लेकिन खुदा के वास्ते हमें हिज़्ब रवायत फिर बलूचिस्तान को जो है ना इस्टेब्लिशमेंट की झोली में न डालें। उन्होंने क्या किया? झोली में डाल दिया, या आप समझते हैं कि नहीं आपकी तजवीज पर अमल हुआ? नहीं, झोली में मैं नहीं डाला जी, उनकी जेब में डाल दिया भाई। हाँ, झोली में तो कुछ नजर आता था ना, उन्होंने हमें वो रैप करके बाकायदा वो पैकेट में उनकी जेब में डाल दिया। अख्तर मेंगल की गुफ्तगू आपने सुनी नाजरीन, लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो ये तमाम जमातें जो इस वक्त एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रही हैं, ये एक वक्त में साथ थी और PDM का हिस्सा भी थी। अब एक दूसरे के ऊपर मुख्तदर हल्कों की सपोर्ट हासिल करने के भी इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। लेकिन हम अगर बात करें तो बाप पार्टी जो है वो किन शराइत पर मुस्लिम लीग नून के साथ चलने को तैयार हुई है। फिर दूसरा सवाल ये भी उठता है कि जो बात हो रही है कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में कोई इतिहाद बनाया जा रहा है, तो वो क्या सूरत हाल है, पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं। फिर तमाम जमातें एक तरफ और मौलाना साहब जो हैं वो एक तरफ नज़र आ रहे हैं। दूसरा अहम सवाल ये कि माजी में जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट बनी थी, क्या अब वो एग्जिस्ट करती है या PDM इस वक्त ख़त्म हो चुकी है। और दूसरा, क्या जो बिलावल साहब कह रहे हैं कि इस बार अगर इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन हुई तो अवाम कबूल नहीं करेंगे, तो पीपल्स पार्टी को क्या नज़र आ रहा है। और मियाँ साहब ने एक बयान दिया है कि जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उनके खात्मे, उनके तहरीक अदम एतमाद के बाद ये फैसला किया गया था कि वो इलेक्शन की तरफ जाएंगे, तो क्या पीपल्स पार्टी उस हुकूमत का हिस्सा थी। तो पीपल्स पार्टी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि उस वक्त फैसला क्या हुआ था। हमारे साथ मौजूद होंगी पीपल्स पार्टी की सीनियर नायब सदर शरिया अमन साहब। सबसे अहम सवाल जो है इस वक्त, जैसे हमने बात की कि मियाँ साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि जब तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद आई तो उसके बाद ये फैसला किया गया था कि हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे। आप उस हुकूमत का हिस्सा रहे थे, आप बताएंगे कि फैसला हुआ क्या था। नहीं, देखिए, पहली बात तो जो भी फैसले हुए थे वो मजमूई हुए थे। अब ये ऐसी तो कोई बात नहीं है कि किसी ने एक फैसला किया तो दूसरे ने, हम किसी को उठा के मतलब फोर्स तो नहीं कर सकते, कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं थी। और हमारे तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे ना, पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर या कोalition लीडरशिप तो उनके पास थी ना। तो ये सवाल तो उतने ही शिद्दत से, बल्कि ज्यादा शिद्दत से आप उनसे पूछिए कि क्या मतलब था। अब ये क्या कहना कि इलेक्शन कराना था, नहीं कराना था। देखिए, जिम्मेदारी अपने अपने एक्शंस के लिए लेनी होती है। ऐसी कोई बात नहीं की जिससे हम गम गुस्से का इजहार हो या कोई तफरीक का कोई भी आंसर हो। दूसरा कि अपनी मिनिस्ट्रीज हम लोगों ने बहुत आई थिंक संभाली,
चाहे यही सवाल तो इस वक्त, जैसे हमने बिलावल साहब का जलसा भी देखा, आपने भी उस जलसे में शिरकत की, सवाल यहाँ पर यही उठ रहा है कि बिलावल साहब ने कहा कि अब अगर इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन होगी तो अवाम जो है कबूल नहीं करेंगे। तो आपको खदशात हैं कि आने वाले दिनों में भी कोई सिलेक्शन ही होगी? देखिए, आपको पता है कि पाकिस्तान, मुझसे बेहतर जानते हैं, तजिया नगार हैं, कि पाकिस्तान की तारीख में जब इस तरह के जब इलेक्शंस पर सवालिया निशान उठता है और ख़ास तौर से प्रोसेस पर और शुरू होने से पहले, और हमने ऐसे बहुत इलेक्शन मुतनाज़िर देखे, तो उससे पाकिस्तान का कोई ऐसा कोई आगे जाने का रास्ता नहीं निकलता और एक नई शुरू हो जाती है तफरीक माशरे में, और वो फिर एक नए किस्म के मुश्किलात को जन्म देती है। इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसमें तकसीम तो छोड़ें, बल्कि शदीद जरूरत है इस्तेकाम की, और सियासी इस्तेकाम तो तभी होगा ना कि जब इलेक्शन ऐसा ना लगे, जिस तरह इंसाफ होता है, मस्ट बी सीन टू बी डन, ऐसा लगे कि हो रहा है और फेयर इलेक्शन है। मतलब इसमें कोई एक पार्टी को, या भाई मैं आप आंख का तारा हूँ या आप आंख का तारा है, तो उससे तो होता है ना। तो आपको लग रहा है इस वक्त कोई आंख का तारा है? तोड़ते हैं? नहीं, हमने तो नहीं, मैंने कहा, ये तो अल्फाज मेरे नहीं है ना। जी जी जी। हाँ। लेकिन इस वक्त अगर शेर रहमान साहब, अगर हम देखें तो पहले मुख्तलिफ सियासी जमातों ने कहा कि मियाँ साहब को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, जैसे एयरपोर्ट का जिक्र किया उन्होंने, अब सिफारतकार जो हैं वो भी मुलाकातें कर रहे हैं। आपकी नज़र में ये मामूली मुलाकातें हैं या आप समझती हैं कि नहीं ये गैर मामूली हैं? सिफारतकार तो हर वक्त देखिए मुलाकातें करते हैं, वो किसी से भी मुलाकात करते हैं, उनका काम होता है। ठीक है, इस बात पर हमें सवाल नहीं उठाना चाहिए, लेकिन एक वो तो एक इम्प्रेशन तो दिया जा रहा है कि जी कि हम कि एक जमात है इन वेटिंग, और जाहिर है उनके कनेक्शंस हुकूमत इस वक्त जो केयरटेकर हुकूमत है उनके साथ तो बहुत स्ट्रांग है। तो इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो क्या आप बतौर सीनियर सियासतदान शेर रहमान साहबा, अगर आपकी ज़ाती राय जानने की कोशिश करूं तो आप समझती हैं कि जो मुक्तदर हल्के हैं जिनकी तरफ इशारा किया जा रहा है, उनकी सपोर्ट हासिल है मियाँ साहब को? देखिए, वो फिलहाल तो ऐसे ही लग रहा है, मतलब मुक्तदर हल्कों का उन पर एक डेफिनेट सपोर्ट नजर आ रहा है। मैं तो आप बिल्कुल साफ बात कहूंगी, और इस हवाले से तो पूरा मुल्क इस बात पर कमेंट कर चुका है और ऑब्जर्व कर चुके हैं कि ये हो रहा है। तो इस वक्त अगर हम देखें, जो बिलावल साहब बात कर रहे हैं कि अब नौजवान जो हैं उनको मौका दिया जाए, बिलावल साहब को मौका दिया जाए, वो कह रहे हैं, अब आपके मुखालफिन आप पर ये तनकीद कर रहे हैं कि बिलावल साहब किससे ये मुखातिब होकर कह रहे हैं? मुखालिफिन क्यों तनकीद कर रहे हैं? आप तनकीद कर रहे हैं तो बता दें। नहीं, मैं नहीं कर रहा। नहीं, मैं नहीं कर रहा, आपके सियासी मुखालिफिन कर रहे हैं। जिससे भी मुखातिब हो रहे हैं वो तो वाज़े है जी। कोई यहाँ पे अक्ल और फहम की कमी तो है नहीं, ना आप में ना किसी और में, तो वो तो वाज़े है। और ये तो इलेक्शन कैंपेन का एक हिस्सा होता है कि वो कहें कि मेरे ये क्रेडेंशियल्स हैं भाई। तो इसमें क्या हर्ज है? मुखालफिन इसमें क्यों तनकीद कर रहे हैं भाई? आप शेर रहमान साहब, आपसे दो मुख्तसर सवालात होंगे। एक, आपने बलूचिस्तान अवामी पार्टी की सपोर्ट की, चेयरमैन सेनेट आपने उनका बनाया, फिर अब हमने देखा कि जाम कमाल साहब ने मुलाकात की बिलावल साहब के साथ। मुस्लिम लीग नून को क्यों चुना बाप पार्टी ने? आपसे दूरियां क्यों हुई? आप समझती हैं कि ये अच्छा सवाल है आपका जी, लेकिन ये एक तो पहले आप नून लीग से पूछें जी, और बाप लीग से पूछें। बाप ने कहा क्या करना है, नून ने उन पर एक कितने तनकीद के निश्चित बरसाए हुए थे। याद है आपको जी, किसका बाप कौन? अब पूछे कौन किसका बाप है या कौन क्या है? तो ये बातें तो उनसे ही पूछी जाएंगी, मैं उनकी तर्जुमानी नहीं कर सकती दोनों जमातों की, और ना मैं इस पे तबसरा करूंगी, क्योंकि वो जाहिर है उनका एक इस वक्त मजमूई उन्होंने पार्टी उसको जमा किया है। लेकिन बाप पार्टी के लोग तो कह रहे हैं कि उन्होंने कोई ज्वाइन तो नहीं किया, अभी शमूलियत की तो बात नहीं हुई है। जाम कमाल साहब सिर्फ गए हैं अभी। जी जी, बाकी मेंबरान का तो कहना है, मेरी इत्तला में, शायद मैं गलत हूँ लेकिन मेरी इत्तला में तो ऐसा नहीं है। लेकिन साहब अब देखें, एमक्यूएम कराची में मौजूद है, वो आपके साथ चली भी, अभी इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा भी रही।
फिर वो भी आपको छोड़ के मुस्लिम लीग नून की तरफ जा रहे हैं। आप इस सारी सूरत हाल को क्यों देख रहे हैं? देखिए, MQM से तो आप जरूर ये सवाल कर सकते हैं कि उन्होंने कब जो भी उनको नजर आ रही है हुकूमत बनती हुई, तो उनका रुख वहीं होता है। आपको याद होगा हर दौर में ऐसा रहा है। मगर मेरा यकीन है कि ये ऊंट अभी किसी करवट नहीं बैठा। अवाम का वोट होता है, लोगों की सोच उनकी सोच होती है, और जब वो देखते हैं कि उनकी बेहतरी कहीं एक तरफ है, खास तौर से नौजवान वोटर इस दफा बहुत होगा, फिर देखेंगे किधर जाते हैं। तो आई थिंक हतमी फैसले अभी MQM जरूर अपने फैसले कर ले, उनका तो अपनी सवाबदीद रखते हैं। मैं तो अवाम की बात कर रही नहीं, लेकिन शेर रहमान साहब, आखिरी सवाल, अगर बाप पार्टी नून लीग में जा रही है, अगर MQM भी उधर जा रही है, JUIF भी हम देख रहे हैं कि अभी तक पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं आ रही, तो फिर पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी? आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? नहीं, पीपल्स पार्टी देखिए, हमने इलेक्शन हमेशा बल्कि करवाई इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने। हम तो इलेक्शन चाह रहे थे ना, आपको पता है इस दफा, और बाकी तंजीमें तो चुप थी। इलेक्शन से भागने का ही कुछ नजर आ रहा था उनको शौक। तो मैं किसी को डायरेक्ट हदफ नहीं बनाऊंगी तनकीद का। ये आजकल की सियासत में मैं समझती हूँ कि लोगों को ये इंटरेस्टेड नहीं है लोग सुनने में। ये ठीक है ओके, ठीक है शेर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, शेर रहमान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जिसके सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपने टाइम निकाला। इस वक्त मुख्तलिफ सियासी जमातें जलसे हो रहे हैं, JUIF के जलसे भी हो रहे हैं, लेकिन सबसे हटके जो एक सवाल हो रहा है कि JUIF जो है उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी? आप लोग कहाँ खड़े होंगे सर? देखिए, इसमें बड़ी आसान सी बात है। इसमें कोई गिले और शिकवे वाली किसी को बात नहीं होनी चाहिए। पहली जो तरजीह होती है, अगर किसी के साथ हाथ मिलाना हो तो वो नजरिए की बुनियाद पे होता है, वो क्या आपके नजरियात किसके साथ नजदीक पड़ते हैं। फिर अगर नजरियत से बात आगे निकल जाए, नजरिए के मामले में आदमी फायदा और नुकसान नहीं देखता, और नजरिए से बात आगे निकल जाए तो फिर दूसरा ऑप्शन होता है वो फायदे का है। वो भी नेचुरल है कि किस पार्टी का किस में मफाद है। तो ये दो बातें देख के अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। हमारे यहाँ फैसले जो है वो एक शख्स नहीं करता, हमारे यहाँ फैसला जो है वो पार्टी के अदारे करते हैं। तो अभी तक कोई ऐसे प्रपोजल्स जितने भी हैं वो सारे पार्टी के अदारों ने जो है ना वो एग्जामिन नहीं किए, क्योंकि एक दो अदारों में जो ऊपरी सतह पे हैं उसमें मैं भी शामिल हूँ। तो जब ये एग्जामिन होंगे और उसमें पहले नजरिया की फर्स्ट प्रेफरेंस जो है नजरिए की बुनियाद पे होगा, सेकंड प्रेफरेंस जो है ना मफाद की बुनियाद पे होगा। इनको देख के फिर जो है ना कोई भी फैसला हुआ तो वो फिर अवाम के सामने। कामरान साहब, इस वक्त अगर आप देखें तो मुस्लिम लीग नून के ऊपर तनकीद हो रही है, कभी लाडले की बात की जा रही है, कभी मुक्तदर हलकों की सपोर्ट की बात की जा रही है। अब नून लीग तो अपनी स्ट्रेटजी वो सामने रख रही है, वो दौरे कर रही है, शमूलियत इख्तियार जो है वो लोग कर रहे हैं, सियासी जमातें के साथ जो मुलाकातें हैं वो भी हो रही हैं। JUIF भी समझती है कि जो नून लीग के ऊपर तनकीद हो रही है, मुक्तदर हलकों की सपोर्ट हासिल करने की तनकीद हो रही है, वो दुरुस्त है, या आप समझते हैं कि नहीं, वो उनकी सियासी हिकमत अमली बड़ी अच्छी है? देखिए, जिस तरह से नून अपने लिए कोशिश कर रही है, इस तरह से हम भी कोशिश कर रहे हैं। और आप देखिए कि मौलाना साहब का जो है कल मानसेरा में जलसा था, इससे पहले भी मुसलसल जलसे चल, और कोई भी अगर लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए कोशिश करता है कोई पॉलिटिकल पार्टी, तो इसमें कोई नाराज होने वाली बात नहीं है। हम अपने तौर पे कर रहे हैं, वो अपने तौर पे, पीपल्स पार्टी का जलसा है वो अपने तौर पे कर रहे हैं। तो ये हर पार्टी का हक हुआ करता है। बहुत चीजें ऐसी हैं कि जिसमें हम अगर नजरियात को कॉम्प्रोमाइज करें तो फिर जो है ना वो उस पर तनकीद होती है, उस पर उंगलियां उठती हैं, या कोई कॉन्ट्रडिक्शन आ जाए आपके माजी हाल मुस्तकबिल के हवालों से तो उस पर उंगलियां उठती हैं। उसमें पार्टियों को मोहतात रहना चाहिए, नजरियात की बुनियाद पे पॉलिटिक्स होनी चाहिए। तो कामरान साहब, जो तनकीद हो रही है मुस्लिम लीग नून के ऊपर, JUI भी समझती है कि ये दुरुस्त है? जो लाडले की बात की जा रही है, जो मुक्तदर हलकों की सपोर्ट की बात की जा रही है, आपको भी ऐसा लग रहा है सर? देखिए, जो नून के साथ जो बर्ताव हो रहा है वो अनयूजुअल है। तो जब अनयूजुअल बर्ताव होता है तो फिर आपकी तरफ उठती है। पहले भी उसके साथ जो 2017 में जो कुछ हुआ था वो अनयूजुअल था, मगर वो नेगेटिव था उसमें। और अब जो है वो
के लिए नेगेटिव था, उनको खराब करने की कोशिश हो रही थी। वो भी अनयूजुअल था, और जो कुछ अब हो रहा है वो भी अनयूजुअल है, मगर अब उनके फायदे में हो रहा है, अब उनके मफाद में हो रहा है। दूसरे आम लोगों को या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को वो सहूलतें बज़ाहिर मैसर नहीं है। तो सर आने वाले दिनों में आपको ये, अगर सारा सिनारियो जो है वो आप अपने सामने रखें, तो इस तमाम सूरत हाल को सामने रखते हुए फिर आपको खदशात क्या हैं, JUIF को क्या खदशात हैं सर? देखिए, हमें तो कत्ल भी किया जा रहा है, हमारे लोग जो है, आप देख लीजिए कि हम पे तो धमाके भी हो रहे हैं, हमारे लोग एक एक जगह पे जो है ना 100 के लगभग लोग शहीद हो रहे हैं, 200 लोग के लगभग जो है ना वो जख्मी हो रहे हैं। अब्दुल्ला पे हमला हुआ है, सरवर पे हमला हुआ है, मौलाना जहाँ पे जो है ना जलसे के लिए जाते हैं, साथ ही जो है ना वो थ्रेट अलर्ट का जो है ना लेटर हमें पकड़ा देते हैं। तो ये हमारे साथ तो जो है ना वो दूसरी तरह का बर्ताव है। मगर एक बात जो है वो आपके तवज्जुह से भी कि 2018 में जो कुछ हमारे साथ किया गया था उसका भी एक नतीजा था। अगर फर्ज करिए कि हमारे साथ इस दफा भी कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश की गई, तो फिर अगर वो कोई कहते हैं कि अगर पलंग से गिर गए फर्श से तो नहीं गिरेंगे, फिर उसके इस सारे मामलात की जिम्मेदार जो है ना वो ये करने वाले खुद होंगे। सो ये सर जो मौलाना साहब ने एक अहम बयान दिया था कि 75 साल पुरानी जो लकीरों की पैरवी जो है इस दफ़ा नहीं करेंगे, लेकिन ये आप इस बयान को आप किस तनाजुर में देख रहे हैं? जिनको उन्होंने पैगाम देना था उनके लिए पैगाम चला गया, और ये आपके तवज्जुह से भी यही पैगाम जो है ना वो मौलाना साहब वाला पैगाम जो है, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि कोई पलंग से गिरे मगर फरिश से नहीं गिरता, मगर फरिश जो है ना वो फिर आखिरी जगह होती है। फिर उसके बाद जो है फिर 2018 वाले मामला तो दोस्तों को फिर मालूम ही होंगे ना, फिर सिस्टम आराम से लोग इस तरह से नहीं चला पाएंगे। नहीं सर, लेकिन 2018 के बाद तो PTI ने सर 3.5 साल हुकूमत सुकून से चलाई। नहीं, सुकून से तो नहीं चलाई है, लॉन्ग मार्चेस चले, अच्छा। सारा कुछ चले, आराम से तो नहीं चले ना। तो लेकिन कामरान साहब, इस वक्त जो आपने इत्तेहाद बनाया था, अगर हम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बात करें जिसकी सरबराही आपके पास थी, मौलाना साहब के पास थी, PDM इस वक्त एग्जिस्ट करता है ये इत्तेहाद, या आप समझते हैं कि नहीं वो ख़त्म हो चुका है? देखिए, वो कोई इंतखाबी इत्तेहाद तो नहीं था, वो तो सिर्फ इमरान खान साहब के अगेंस्ट बनाया था। इमरान खान साहब ख़त्म हो गए, वो उन्होंने इत्तेहाद ने अपनी कामयाबी हासिल कर ली, अब वो डाइल्यूट हो गया है मेरा ख्याल है। अब उसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है, उसके मकासद जो है ना वो पूरे हो चुके हैं। अच्छा, लेकिन सर उस PDM में एक नुक्ता तो ये भी था ना कि किसी दूसरे जो इदारे हैं उनको सियासत में मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जमहूरियत को मजबूत बनाया जाएगा। तो आप समझते हैं कि उस वक्त जो जमातें शामिल थीं PDM में, उन्होंने इन्हराफ किया है उन नुकात से जो उस वक्त आपने तैयार किए थे PDM के प्लेटफॉर्म से? देखिए, हम इस पे कायम थे। अब भी मौलाना का स्टेटमेंट जो है ना वो आप इस पे देख लीजिएगा, इसी रेफरेंस से हम इस पे कायम थे, कायम हैं और कायम रहेंगे। बाकी पार्टियां अपने सामान का खुद जिम्मेदार हैं। लेकिन कामरान साहब, एक जो मियाँ साहब का बयान यकीनन आपकी नज़र से भी गुजरा होगा कि उन्होंने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद उन्होंने फैसला किया था कि वो इलेक्शन की तरफ जाएंगे। तो ये फिर अगर इलेक्शन की तरफ जाने का फैसला हुआ था, उन्होंने बताया तो है, क्या उस वक्त आप ऑन बोर्ड थे कि वाकई तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा, या ऐसा कोई प्लान नहीं था? देखिए, मैं खुद मौजूद था एक मीटिंग में जब द मोमेंट जो है वो नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब हुई थी, जिसमें बिलावल भी मौजूद थे, जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे। पंजाब हाउस में ये मीटिंग थी और मौलाना ने उनको वाज़ेह तौर पे कहा था कि जी हमारा काम ख़त्म हो गया, अब जो है ना वो इलेक्शन की तरफ चलते हैं। मगर उसके बाद जो है फिर वो इलेक्शन की तरफ दूसरी पार्टियां जाने के लिए शायद रजामंद नहीं थी, उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो कुछ टाइम चाहती थी। हमने कहा था कि जो ज़रूरी अमेंडमेंट्स हैं वो करनी है वो कर लीजिए और आगे चलते हैं इलेक्शन की तरफ, यही जो है इसमें बेहतरी का रास्ता है। ये मौलाना ने मेरी मौजूदगी में कहा था, हाउस इसका वेन्यू भी मैं बता रहा हूं। अच्छा, तो सर उस दौरान सर नून लीग और पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ था, बता सकेंगे सर? उस वक्त उन्होंने अपना मौक़िफ़ का खुल के कोई इजहार नहीं किया था। उन्होंने कहा कि देखते हैं, और फिर इसके बाद जो है ना फिर उनका मौक़िफ़ आपके सामने मीडिया के जरिए आ गया। फिर उन्होंने बाकी पार्टियों को भी शायद इस बात पे रजामंद किया कि नहीं, इसमें कंटिन्यू करते हैं। तो सर ये जो मियाँ साहब का बयान है कि वो तहरीक कामयाब होने के बाद इलेक्शन की तरफ जाना चाहते थे, आप समझते हैं कि ये हक़ाइक़ पर मुबनी नहीं है?
मुझे इस बात का एग्जैक्ट नहीं पता, मगर कम से कम मेरे सामने ऐसी बात नहीं हुई जिसमें उन्होंने ऐसी बात की हो। सबसे पहले ये बात मौलाना साहब ने की थी और मेरी मौजूदगी में की थी, और उसने वाज़ेह तौर पर रिस्पॉन्ड नहीं किया। चलिए ठीक है कामरान साहब, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेने के बाद हम मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी और तर्जमान बलूचिस्तान अवामी पार्टी सेनेटर कौदा बाबर से गुफ्तगू करेंगे। शेरी रहमान साहबा और कामरान मुर्तज़ा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो मुस्लिम लीग नून के ऊपर तनकीद हो रही है। इसी हवाले से हम बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब, आपने टाइम निकाला। इस वक्त सर अगर हम बात करें तो तकरीबन जो तनकीद हो रही है, जो आपके सियासी मुखालफिन हैं वो आपके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, और ये भी जो लाडला है वो भी इस तरह के बयानात भी सामने आ रहे हैं। आप ये जो आपके सियासी मुखालफिन हैं या जो उनकी तरफ से जो तनकीद हो रही है, आप इस सारे मंजर को किस तरह देख रहे हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुखालफिन का काम ही है तनकीद करना। मुखालफिन हमारी तारीफ तो नहीं करेंगे हमारे कामों की, जो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान में डेवलपमेंट का काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम किया, मईशत का काम किया, CPEC के लिए काम किया, पावर हाउसेज बनाए, बिजली घर बनाए, लैपटॉप दिए, सारे मुस्बत काम। तो अगर वो ये सब बातें बताएं तो फिर वो हमारे मुखालफिन तो ना हुए ना, उनका तो काम ही है तनकीद करना। डू नहीं, लेकिन सर वो कह रहे हैं कि आपको मुक्तदर हलकों की सपोर्ट हासिल है, आपकी हुकूमत अभी से लग रहा है कि बन गई है, वो तो ये कह रहे हैं। देखिए जी, इसको कहते हैं चोर के दाढ़ी में तिनका, जो जैसा होता है दूसरे को वैसा समझता है। इससे पहले भी 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, और मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बारे में मशहूर है कि वो उसूलों पे कभी भी सौदा और समझौता नहीं करते। तो पहले तो हम नहीं थे लाडले, तो आज कैसे हो सकते हैं? ना पहले थे, ना आज है, ना आइंदा होंगे। हाँ, ये जरूर है कि हम अपने अवाम के लाडले हैं, अपने वोटर्स के लाडले हैं। अपने काम की वजह से हम इस मुल्क के जो बिजनेसमैन है, जो नौजवान है, जो मजदूर है, जो किसान है, उनके हम सबके लाडले हैं। लेकिन निहाल साहब, अगर हम देखें तो मियाँ साहब जो हैं वो 3 मरतबा वज़ीर आज़म बने हैं, उनकी हुकूमत किस तरह गई वो भी आपके सामने है, आप खुद सेनेट में रहे। लेकिन इस दफ़ा आप क्या समझते हैं कि क्या गारंटी होगी कि मियाँ साहब वज़ीर आज़म बनते हैं तो फिर वो डिलीवर करेंगे, उनकी माजी की तरह हुकूमत नहीं जाएगी? इस हवाले से क्या गारंटी होगी? गारंटी पाकिस्तान के अवाम है, पाकिस्तान का आइन है और नवाज शरीफ का किरदार है, और नवाज शरीफ का वो काम है जो उन्होंने इस मुल्क के लिए किया है। इस मुल्क की मईशत को बेहतरी के लिए जो इक़दाम करने चाहिए वो चीज़ गारंटी, क्योंकि अब लोग इतने महंगे पेट्रोल, इतनी महंगी चीनी, इतना महंगा डॉलर, इतने महंगे जो है खुर्दनौश की चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। उनको पता है कि नवाज शरीफ जब आएगा तो वो पाकिस्तान के लोगों के लिए काम करते हैं, वो हर चीज़ से बालातर होकर इस पर काम करते हैं। तो यही गारंटी होती है। अल्लाह ताला जानता है, गैब की खबर है तो उसके रब को मालूम है और किसी को भी नहीं मालूम। तो मैं समझता हूं कि निहाल हाशमी साहब, ये जो 16 माह हुकूमत रही उसमें आपका हिस्सा भी तो है ना सर? बिल्कुल हमारा हिस्सा है। हमारा हिस्सा इतना बड़ा है कि किसी का नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा था और हमने अपनी पॉलिटिकल कैपिटल को दांव पे लगाया और पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। इससे बड़ा और क्या हो सकता है हमारा हिस्सा? कि जिन लोगों ने 44 महीने हुकूमत की और पाकिस्तान के तारीख का सबसे बड़ा कर्जा लिया, उन्होंने एक ईंट पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में नहीं लगाया, मगर हमने 16 माह में पाकिस्तान की जो मईशत थी उसको एक रूट पे डाल दिया। हम फिर कोशिश कर रहे हैं कि 5.8 और 5.6 बल्कि हम 6 चाहते हैं, जो GDP रेशो हमारा माजी में रहा है, हम वहां पे ले जाएं। तो हम अपनी पॉलिटिकल जो गेन था उसको हमने दांव पे लगाया था, और हमें मालूम है कि हमें कैसे फिर पाकिस्तान को ऊपर लेके जाना है मईशत तौर पे और डेवलपमेंट के तौर पे और अमन के तौर पे और एक बेहतर खाद्य पॉलिसी के तौर पे। लेकिन सर मियां बिलावल साहब तो कह रहे हैं कि जो आपके वुज़रा थे 16 माह में जो उनकी कारकर्दगी थी उसका आप जवाब नहीं दे पा रहे, आप मुंह छुपा रहे हैं। बिलावल साहब तो ये कह रहे हैं। जी, उन्होंने ठीक बात किया है कि हम सबसे पहले तो सवाल करेंगे वजीर आजम के बाद वजीर खारजा से कि वजीर खारजा साहब अपनी कारकर्दगी बताए ना, कि उन्होंने CPEC के हवाले से क्या काम किया, उन्होंने इंडिया और अफगानिस्तान और ईरान के हवाले से क्या काम किया, उन्होंने जो OIC के ममालिक है उनमें कितनी मार्केट ढूंढी, किसने स्ट्रेंथन किए, उन्होंने दीगर दुनिया की जो खारजा उमूर में जो हमारे दूरियां पैदा हुई उसको कितना स्ट्रेंथन किया। तो सबसे पहले देखिए, खारजा, दाखिला और मईशत एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है।
अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है तो यकीनन हमारी जो है ट्रेड पॉलिसी भी बहुत अच्छी होगी, यकीनन हमारी जो फाइनेंशियल सिचुएशन होगी ज़्यादा बेहतर होगी, यकीनन हमारी फिर मुल्क में तखरीबकारी नहीं होगी, धमाके नहीं होंगे, बदअमनी नहीं होगी। अगर खारजा नाकाम है तो हर शोबा नाकाम। लेकिन सर वो बिलावल साहब तो अपनी कामयाबियां पीपल्स पार्टी तो गिनवाती है सर कि हमने इन ममालिक के दौरे किए, इंडिया गए, तमाम तनकीद के बावजूद उन्होंने इंडिया का दौरा किया, SCO में शिरकत की। दौरे जरूर किए, वो तो दौरे उनके सैर सपाटों में शामिल होता है, वो दौरे जिसमें वो अपने आप को ओरिएंट करना चाहते थे, वो ओरिएंटेशन के लिए गए थे, वो अपने आप को कोई मेच्योर करना चाह रहे थे। उनके दौरे के नतीजे में क्या हमारे हिंदुस्तान की कशीदगी कम हुई? उनके दौरे के नतीजे में क्या अफगानिस्तान से, ईरान से हमारी ताल्लुकात बेहतर? उनके दौरे के नतीजे में एक फ्रूटफुल आप रिजल्ट बताएं कि जिसके वजह से पाकिस्तान को फायदा हुआ? बल्कि उनके दौरे में जो अखराजात हुए वो अपनी जगह पे है। उनके दौरे से हमें क्या फायदा हुए ये बताएं। 16 महीने में उन्होंने कौन सा माइलस्टोन तय? लेकिन निहाल हाशमी साहब, अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात की बात करें तो फिर उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वजीर आजम फिर क्या इकदाम किए? आप समझते हैं उन्होंने कोई इकदाम उठाए सर? वजीर आजम ओवरऑल कैबिनेट को सुपरवाइज करता है, हर वजीर अपने शोबे का इंचार्ज होता है और हर वजीर अपने शोबे का वजीर आजम होता है। He is the answerable to the common man of Pakistan and to the parliament of Pakistan and to the voters and supporters of Pakistan। तो वहां पे वो बताएं कि उनके जो शोबे थे, क्या उन्होंने 14 महीने खारजा के वजीर रहे, उन्होंने सिंध में जो सैलाब आया उसमें दुनिया की मुतवज्जो कर सके, दुनिया से जो प्लेज किया था हमें पैसा देने के लिए, क्या वो पैसा लेके आ सके? दुनिया को जो हमने शहबाज साहब ने कमिटमेंट लाई थी, क्या वजीर खारजा उसमें कामयाब हो सके? नहीं हो सके। लेकिन निहाल हाशमी साहब, अब अगर आप ट्विटर पे देखें, मुख्तलिफ जो समाजी राब्ते की जो वेबसाइट्स हैं उन पे अगर आप देखें तो आपके सियासी मुखालफिन मरियम साहिबा की एक वीडियो भी लगाते हैं जो उन्होंने बलूचिस्तान अवामी पार्टी के खिलाफ कोयटा में एक जलसे के दौरान की। ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ इत्तेहाद आप समझते हैं कि ये नजरे ज़रूरत है या माजी में जो तनकीद की गई वो गलत थी? ना, नजरिया ज़रूरत है मेरे भाई। माजी में अगर कोई गलत चीज हुई है उसका तनकीद करना हमारा फर्ज है, ये हमारा किरदार है। गलत वक्त में गलत काम को हम बताते हैं कि ये गलत काम हो रहा है और हम सही वक्त में सही काम को बताते हैं कि हाँ अब ये सही काम हो रहा है। तो अगर उस वक्त हमने तनकीद की थी तो वो वाकईतन गलत था। और अगर आज कोई भटका हुआ मुसाफिर अपने लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं, अपने लोगों के लिए, बलूचिस्तान के लिए, वहां के नौजवानों के लिए, वहां की खुशहाली के लिए अगर कोई तायब है, अगर कोई समझता है कि कौमी धारे में आना चाहता है, हमें तो नहीं मालूम कौन किसको कंट्रोल करता है, तो फिर इसमें देखिए वो कोई हिंदुस्तान के लोग तो नहीं है, वो कोई जापान के लोग नहीं है, वो जर्मन के लोग नहीं। बलूचिस्तान इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ पाकिस्तान। तो अगर हम बलूचिस्तान के लोगों को डायलॉग में इंगेज कर रहे हैं तो इसमें कौन सा गुनाह कर दिया हमने? तो क्या आप समझते हैं कि जो 3 साल पहले किस तरह से आप समझते हैं हुकूमत थी बलूचिस्तान में, उसको किस तरह से इन लोगों ने बुलडोज किया था वो हमें याद है। तो सर आप समझते हैं कि जो 3 साल पहले बलूचिस्तान अवामी पार्टी थी उसमें और मौजूदा बाप पार्टी में फर्क है? जी काफी फर्क है, काफी फर्क है। और अगर फर्क ना होता तो किसी को हम घर से तो उठा के नहीं लाए, किसी को हमने, वो जो लोग वॉलंटियरली आते हैं वो वॉलंटियरली आते हैं। मगर आपको याद होगा कि हमारी हुकूमत थी, सनाउल्लाह ज़हरी साहब उस वक्त वजीर आला थे, हमारी हुकूमत थी, डॉक्टर मालिक साहब उनके पार्टनर थे। तो क्या हुआ हमारी हुकूमत के साथ? किस तरह ओवरनाइट हुकूमत को चेंज किया गया, किस तरह से बलूचिस्तान की तरक्की को रोका गया। हमारे साथ कुछ नहीं किया गया, ग्वादर के लोगों के साथ जुल्म किया गया, बलूचिस्तान के नौजवानों के साथ जुल्म किया गया, उनके किसानों के साथ जुल्म किया गया, वहां के ताजिरों के साथ जुल्म किया गया कि बलूचिस्तान जो कौमी धारे में था, बलूचिस्तान की जो पोर्ट एंड शिपिंग को फॉल्डिश होना था वो खत्म हो गया। तो मैं ये समझता हूँ जहां से टूटा था सिलसिला, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तरक्की का वो सिलसिला तो दोबारा वहीं से शुरू करना चाहते हैं। लेकिन हाल ही में हमने देखा कि जो MQM के वफ्द ने मुलाकात की थी निहाल हाशमी साहब, उस हवाले से भी फिर MQM के दीगर रहनुमाओं ने कुछ और बयानात दिए। आप बताएंगे कि इस वक्त क्या स्टेटस है? MQM ने हामी भर ली है या इस हवाले से क्या तय हुआ है मुलाकातों में? एक बात तो तय हो गई है, MQM ये कहती है कि गुज़श्ता 15 सालों से जो सिंध की हुकूमत थी उसने कराची को नज़रअंदाज किया, कराची के म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस को, कराची के बल्दियाती इदारों को वो फौकियत नहीं दी गई। कराची सबसे ज़्यादा GDP पे हिस्सा डालता है, कराची का टैक्स सबसे ज़्यादा है, मगर कराची को रिटर्न में प्रोविंशियल गवर्नमेंट कुछ नहीं देती है। तो उनकी ये शिकायत जायज़ है। और आपने देखा होगा जो लेवल फिल की बात करते हैं
तो आपने देखा होगा कि बल्दियाती इलेक्शन में क्या किया इन लोगों ने। तो मैं ये समझता हूँ किसी का भी कोई जायज कंसर्न हो उसको एड्रेस करना हमारा फर्ज है, क्योंकि मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के आजमूदा और सबसे तजुर्बेकार, बल्कि इस खित्ते के सबसे तजुर्बेकार और कामयाब सियासतदान हैं। तो सर इस वक्त अगर हम जैसे आपके सियासी मुखालफिन की बात करें तो वो अब पीपल्स पार्टी ही की हम अगर बात करें तो वो कह रहे हैं कि 16 माह तो आपकी हुकूमत रही, आप वजीर आजम रहे, वो इत्तेहादी जमात आपके साथ रही, तो ऐसी क्या स्ट्रेटजी है जो मियाँ साहब आके मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे, जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो नहीं कर सके वो अब मियाँ साहब आके करेंगे? आप क्या समझते हैं कि क्या स्ट्रेटजी में क्या फ़र्क होगा? ये फ़र्क होगा जो आप बहुत सीजन्ड जर्नलिस्ट हैं, आपको पता होगा कि मोहम्मद नवाज शरीफ ने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इस रीजन में एक नया दाग मिल रहा, ग्रीन चैनल, उन्होंने येलो कैप इंट्रोड्यूस कराया, उन्होंने समेडा इंट्रोड्यूस कराया, उन्होंने नए एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स इंट्रोड्यूस कराया, उन्होंने मोटरवेज इंट्रोड्यूस कराया, उन्होंने बिजनेसमैन और ट्रेडर्स को वो छूट दी जो आज तक किसी ने नहीं दिया था और पाकिस्तान की मईशत जो फ्लरिश करती रही। तो मैं ये समझता हूँ नवाज शरीफ का विजन ही अलग है। उनके विजन को तो मनमोहन सिंह ने और नरसिम्हा राव ने भी सेकंड किया और उनके वक्त भी यहाँ पे आई कि हम आपसे सीखना चाहते हैं। उनके विजन को तो शी जिनपिंग ने और चाइना ने भी इंडोर्स किया है। वो एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड आदमी है, उन्हें पता है कि पाकिस्तान की मईशत को, इसकी माशरत को, इसकी सियासत को किस जगह से आगे लेके चलना है। तो सर इस वक्त आप फिर इस तनकीद को कैसे देख रहे हैं? ये जो पीपल्स पार्टी कह रही है कि सिंध में उनके खिलाफ जो है इत्तेहाद किया जा रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, आप समझते हैं कि वाकई उनके मौलाना साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दुरुस्त हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ नून लीग के पास है, उनके पास नहीं है? क्या लेवल प्लेइंग फील्ड जो है उसके लिए जरूरी है कि साकिब निसार को दोबारा चीफ जस्टिस बना दिया जाए? उसके लिए जरूरी है कि रजा मोहम्मद खान को दोबारा से पाकिस्तान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया है? उसके लिए जरूरी है कि देखिए ना, अगर लेवल प्लेइंग ग्राउंड की बात कर रहे हैं तो कराची में उन्होंने दिया, उन्होंने सिंध में दिया, और फिर वो लेवल जो कह रहे हैं कि इत्तेहाद बना रहे हैं, आपने बल्दियात में हमसे इत्तेहाद बनाया, आज जो आपका मेयर है वो हमारे वोटों में मुनसर है। आपने उस वक्त आपको नहीं पता था कि लेवल प्लेइंग ग्राउंड मिल रहा है कि नहीं? हमारे 14 जो इलेक्टेड बल्दियाती नुमाइंदे हैं उनके वजह से वो आज जीत करके मेयर बने हुए। उस वक्त उनको हमारी इत्तेहाद अच्छी लग रही थी, आज मीठा मीठा हप कड़वा कड़वा, आज मुस्लिम लीग बुरी लग रही। कल हमारे निहाल हाशमी साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। नाज़रीन, निहाल हाशमी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम तर्जमान बलूचिस्तान अवामी पार्टी सेनेटर कोदा बाबर के साथ गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। शरीर रहमान साहबा, कामरान मुर्जा साहब और उसके बाद जो निहाल हाशमी साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। लेकिन इस वक्त बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हवाले से जो सवालात उठाए जा रहे हैं उसी पर हम बात करेंगे। तर्जमान बलूचिस्तान अवामी पार्टी सेनेटर कोदा बाबर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। इस वक्त सबकी नज़रें जो हैं वो आपकी तरफ भी हैं। आप बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने मियाँ साहब के साथ अहम मुलाकात भी की बलूचिस्तान में। आप बताएंगे कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी की स्ट्रेटजी है क्या, क्या अहम फैसले हैं जो आपने किए हैं उन मुलाकातों में? जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने लाइन पे लिया। सबसे पहली बात तो ये है कि देखें, बलूचिस्तान अवामी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका मकसद है, पार्टी बनाने का मकसद ये था कि पार्टी में हम बलूचिस्तान की आवाज़, बलूचिस्तान के हकूक की बात फेडरल में जाकर, वफाक में जाकर बलूचिस्तान की नुमाइंदगी के साथ अपने तरीके से पेश करेंगे। हम किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ शामिल होकर नहीं करेंगे। हाँ, इलेक्शंस में और बाकी चीजों में उनके साथ इत्तेहादी बन के ये बात हो सकती है, लेकिन हमारी जो बात है वो हम खुद रखेंगे सबके सामने। जो हमारे बलूचिस्तान की डिमांड है, ग्रीवेंसेस हैं, जितनी चीजें, तो जितने लोग, जितने दोस्त थे हमारे पास आए, पहले पार्टी बनाने में साथ रहे और वो लोग साथ चलते रहे। पार्टी अब भी जो गए हैं उनको भी अल्लाह ताला कामयाब करे, हम उनके लिए भी अच्छी उम्मीद रखते हैं कि वो लोग भी इंशाल्लाह बलूचिस्तान के। लेकिन मकसद ये था कि पार्टी का प्लेटफॉर्म यूज करते हुए हम बलूचिस्तान के हकूक की जंग लड़ें। देखिए, हमारा आज भी मकसद वही है जो कल था, जब पार्टी बना रहे थे तब भी था। तो हमारी तो बात यह है, हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी से बात करने के लिए ओपन है और हमने बात भी की है। अभी आपको पता है कि मियां नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान लौटे थे वापस, तब भी हमने उनको वेलकम किया था। जब वो क्वेटा आए थे तब भी हमारी क़यादत जाकर उनसे मिली थी और उनको वेलकम किया था और उनके साथ इनफैक्ट हमने ये भी कहा था कि हम जरूर इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के साथ मिलकर चलेंगे और हमारे साथ
आगे चलकर मुलाकातें भी होंगी, देखते हैं क्या होता है। हमारा मकसद एक ही है, बलूचिस्तान की जो ग्रीवेंसेज हैं यहाँ के पब्लिक की, यहाँ के लोगों की, वो हम लोग पाकिस्तान भर में उसको हम अपनी तरफ से पेश करें। लेकिन कोदा बाबर साहब, बलूचिस्तान में तो आपकी सूबाई हुकूमत रही, वजीर आला आपका था, तो अब अगर आप मुस्लिम लीग नून की हिमायत कर रहे हैं तो फिर वो किन शराइत पर आप करेंगे? क्योंकि आपकी तो ऑलरेडी वहां पर हुकूमत थी, आप एक सूबे में बलूचिस्तान अवामी पार्टी का वजीर आला था। देखिए, हमारे साथ मसला ये होता है, हमारे वजीर आला जितने भी होते हैं, हम लोग बेसिकली बलूचिस्तान में ये मसला बहुत पुराना है। हम लोग सारे जितने लोग होते हैं, हमारी हुकूमत भी बन जाती है, हम देखते हैं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ, हमारे फंड्स, हमारी चीजें। देखिए, हमारे पास इतना टैक्स कलेक्शन नहीं है, हमारे पास उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम अपने पैसे खुद इकट्ठा करके अपने लिए कुछ कमा सकें या बना सकें। तो हमें हमेशा फेडरल की तरफ देखना पड़ता है। उस सूरत में हमने देखें सारी गवर्नमेंट्स की, जितनी भी गवर्नमेंट आई, दोनों गवर्नमेंट्स आई, चाहे वो पीटीआई की थी या मुस्लिम लीग नून की या पीडीएम, जो भी आप बोल रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी शामिल था, उन सबको हमने सपोर्ट इसी बेस पे किया था कि वो हमारे मसाइल हल करें। अब आगे चल के जो भी, हमें तो ये तो पता है कि बलूचिस्तान की 14-18 सीटों से हम लोग वजीर आजम तो अपना ही ला सकते। जब हम अपना वजीर आजम नहीं ला सकते तो जाहिर है हम किसी कौमी जमात को सपोर्ट करके ही बलूचिस्तान के हकूक की बात करेंगे। तो वही है हमारा मोटो कि हम लोग ये इनको जो पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको सपोर्ट करें इस नीयत के साथ कि वो हमारे लिए कुछ नहीं। लेकिन सर, आपकी अगर नजर वफाक की तरफ है तो फिर क्या आपको ये यकीन है कि वफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आनी है? मैंने आपसे यही कहा, हमने किसी के लिए बातचीत के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं किया। हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से बात करेंगे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से। अब वो हुकूमत किसकी आती है वो तो आगे जाके पता चलेगा। सर, तो इसका मतलब है कि आपने मुस्लिम लीग नून के साथ इस वक्त चलने का फैसला नहीं किया, दीगर ऑप्शन भी आपने खोल रखे हैं? हमने मुस्लिम लीग नून से भी चलने के साथ फैसला किया है। अगर पीपल्स पार्टी आती है उनके साथ भी हम चलने के लिए तैयार हैं, जमीयत आती है उनके साथ भी हम चलने के लिए तैयार हैं। हमारा मकसद अपने लोगों के अपने हकूक की बात करनी है। जो भी आएगा हम उनसे बैठने के लिए तैयार, पीटीआई भी आएगा उनके साथ भी बैठने के लिए तैयार। लेकिन इसकी क्या वजह है कोदा बाबर साहब के जाम कमाल साहब जो हैं उनकी नाराजगी आप खत्म नहीं कर सके, उन्होंने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली, आप क्या समझते हैं उनके इंडिविजुअली क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ? ये तो देखें आप, जाम कमाल साहब से पूछे ना कि जब वो मुस्लिम लीग नून में थे तो वो मुस्लिम लीग नून छोड़कर हमारे साथ आए। आपको अगर याद हो 2018 में अप्रैल का महीना या मई का महीना था, वो मुस्लिम लीग नून में अपनी वजारतें, अपनी सारी चीजें छोड़ के हमारे पास आए। और यही जद्दोजहद जो हम कर रहे हैं आज हम अपनी बात पे खड़े हैं, वो खड़े नहीं रहे, आप उनसे सवाल करें। लेकिन सर, बतौर तर्जमान कोदा बाबर साहब आप बताएंगे कि अनवारुल हक काकड़ साहब के हवाले से उनको भी हमने देखा कि उन्होंने मरियम नवाज साहिबा से मुलाकातें की थी, तो अब उनका स्टेटस क्या होगा? क्योंकि ये तासुर दिया जा रहा है कि शायद वो भी मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करेंगे। सर, मुझे उनका बिल्कुल नहीं आइडिया। वो अभी तो वजीर आजम है, जब वो सेनेटर थे हमारी पार्टी का हिस्सा थे, अब तो हमारी पार्टी का हिस्सा भी नहीं रहे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जब हिस्सा थे तब जाकर मुलाकात की थी जाम कमाल साहब के साथ, मेरे ख्याल से बिल्कुल मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मेरे ख्याल से उन्होंने मुलाकात साथ में की थी। तब अगर वो जाते हैं वज़ीर आज़मशिप खत्म होने के बाद, वो उनकी मर्जी नहीं जाते हैं, ये सवाल भी उन्हीं का बनता है, आप उन्हीं से पूछिए। लेकिन कोदा बाबर साहब, इस वक्त जो सियासी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें कर रही हैं, जो बिलावल साहब हैं वो कह रहे हैं कि इलेक्शन की बजाय अगर सिलेक्शन हुई तो अवाम कबूल नहीं करेंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी को भी कोई ऐसी सूरत हाल नज़र आ रही है कि सूरत हाल जो है किसी एक सियासी जमात को सपोर्ट किया जा रहा है, कोई सिलेक्शन होगी, कोई इस तरह के तासुरात जो बिलावल साहब कह रहे हैं, आपको भी ऐसा कुछ नजर आ रहा है? देखें जी, बिलावल साहब जो बात कर रहे हैं वो बात हम सब लोग सपोर्ट करते हैं। सब सियासी जमातों को बराबर का मौका मिलना चाहिए कि वो इलेक्शन में आज़ादी के साथ हिस्सा लें, और मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन का ये फर्ज भी बनता है कि वो इस काम पे आगे बढ़ के और इस मामले को इस तरह सबको मुतमैन करें। वो ठीक है, आज बिलावल भुट्टो साहब मुतमैन नहीं है, कल शायद हम लोग भी मुतमैन नहीं हो। हम सबको मुतमैन करना इलेक्शन कमीशन का फर्ज बनता है, निगरान हुकूमत का फर्ज बनता है, वो इस बात में आगे चले और हम लोग उनके साथ हैं। चलें, ठीक है। कोदा बाबर साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कोदा बाबर साहब की आपने सुनी, अब देखें कि आने वाले दिनों में इस सारे मामले पर क्या डेवलपमेंट जो है वो सामने आती है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हवाले से जो कहा गया कि वो मुस्लिम लीग नून की हिमायत करेंगे, अब तर्जमान बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने यह वाज़ेह किया है कि अगर पीपल्स पार्टी JUIF भी उनके साथ रब्ता करे तो वो उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।